नमस्कार, स्वागत। अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं और आप मंथन देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से राजनीति गर्म हो गई है। इसके साथ ही नगर निकाय चुनाव के लिए राजनीतिक दलों में खींचतान भी शुरू हो गई है और ये दल तैयारियों में भी तेजी से जुट गए हैं। प्रभारियों का ऐलान कर दिया है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लखनऊ में की और उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए निकाय चुनाव के आरक्षणों के नियमों की अनदेखी की गई और राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध की गई। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भाजपा के इशारे पर निकाय चुनाव में सीटों का आरक्षण किया गया। ये आरोप उत्तर प्रदेश की 4 बार के मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती ने लगाया है सरकार पर। इससे दलितों पिछड़ों का नुकसान हुआ है। सोमवार को पार्टी कार्यालय में मायावती ने बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा भी सपा की तरह हथकंडे अपना रही है। मुस्लिम समाज का साथ पाने के लिए भाजपा अब पसमानदा राग अलाप रही है। मुसलमानों के प्रति भाजपा की सोच हमेशा से दुर्भाग्यपूर्ण रही है। भाजपा सरकार में मुस्लिम और गरीब हुआ है। असुरक्षित मुस्लिम समाज लगातार उसका पिछड़ा बना रहना, उसका शोषित पीड़ित बना रहना दुखद है। मायावती ने दुख प्रकट किया। मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव घोषित हो चुका है, जिसका हम स्वागत करते हैं और फ्री और फेयर इलेक्शन उत्तर प्रदेश की सरकार से मांग करते हैं कि वो कराए। वो कह रहे हैं कि हमने पूरी तरीके से इस बार चुनाव लड़ने का ऐलान किया है ताकि सही लोग चुनकर निकायों में जाएं। धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का ध्यान वो रख सकें, इसीलिए बहुजन समाज पार्टी ने पहली बार कमर कसी है सारी सीटों पर लड़ने के लिए और बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलकर इन वर्गों का विकास वो करती रही है। मेरे नेतृत्व में यह पार्टी इन तमाम वर्गों के लिए एक पैर पर खड़ा करके और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए काम करती रही है। मायावती ने कहा कि निकाय चुनाव में SC, ST, OBC और महिला और आरक्षण की जो बात कही गई है उससे यह वर्ग संतुष्ट नहीं है, क्योंकि आरक्षण के तमाम नीतियों को दरकिनार कर दिया गया है। नियम और नीतियों के अनुरूप आरक्षण किया नहीं गया है। ये एक राजनीतिक साजिश भी उन्होंने इसे करार दिया है। गरीबों के लिए विभिन्न योजनाओं में भी भाजपा कटौती कर रही है, इसलिए ऐसी स्थिति बेहतर है कि ये बहुत ही खराब स्थिति है और समझदार लोग जनप्रतिनिधि ऐसा चुनेंगे ताकि वो इनकी नीतियों को बेनकाब कर सके। भाजपा किसी भी दबाव में दलितों पिछड़ों को वो कह रही हैं कि दलितों पिछड़ों को भाजपा किसी दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है। और एक और सबसे महत्वपूर्ण बात मायावती ने कही कि EVM के स्थान पर बैलेट से निकाय चुनाव कराए जाएं। ये बात अखिलेश यादव भी मांग कर चुके हैं निकाय चुनाव की घोषणा के बाद। तो ये कहा जा रहा है, आज मीडिया में इस बात को बहुत प्रमुखता से उभारा गया कि मायावती ने भी अखिलेश की एक बात का समर्थन किया है। वो कह रहे हैं कि भाई जहाँ जहाँ ये बात अखिलेश यादव भी करते हैं और मायावती भी कहती हैं कि जहाँ जहाँ बैलेट से चुनाव होते हैं वहाँ वहाँ भाजपा हारती है और बहुजन समाज पार्टी जीतती है या समाजवादी पार्टी जीतती है। वो कह रहे हैं नगर निगम और नगर निकाय के चुनाव, चूँकि नगर निकायों में महापालिका और नगर पालिका और नगर पंचायत के चुनाव तो मत पेटियाँ और मतपत्रों से होंगे ही। वो मांग कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के जो 16 नगर निगम हैं, महापौरों और पार्षदों के चुनाव EVM से नहीं बल्कि पुराने ही स्टाइल में मतपत्रों से ही कराए जाएं और निष्पक्ष कराए जाएं। ये उन्होंने सरकार से मांग भी की है, अधिकारियों से भी मांग की है। अमूमन ये देखा गया है कि हर चुनाव से पहले EVM का मुद्दा गरमाता है। मायावती, हरीश रावत, अरविंद केजरीवाल जैसे तमाम नेता इस पर सवाल पहले से उठ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी भी लगातार इस पर सवाल उठा रही है। तो आज कुल मिलाकर हमारा जो मंथन है वो इसी पर है कि क्या वास्तव में दलितों पिछड़ों का हक इस आरक्षण ने मारा है। मायावती का ये बहुत बड़ा आरोप, और क्या EVM एक बार फिर विवादों के घेरे में है।
इतनी सारी बातें, इतने सारे मुद्दे मायावती ने उठाए। विपक्षी दल चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, दोनों ने बारी बारी से कहा है कि जो नगर निगमों के चुनाव हैं, मेयर और पार्षदों के चुनाव जो उत्तर प्रदेश के 17 नगर निगम हैं, उनमें ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से कराया जाए। आयोग पहले ही, उत्तर प्रदेश का चुनाव आयोग पहले भी इस बात को कह चुका है कि जो नगर पालिका और नगर पंचायतें, उनका चुनाव, वहाँ के सभासदों का चुनाव बैलेट पेपर से ही कराएंगे। लेकिन जो नगर निगम है, मेयर और पार्षदों के चुनाव ईवीएम से होंगे। लेकिन इन दोनों प्रमुख विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया है, खुलकर विरोध किया है। लेकिन सवाल यही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में चाहे अखिलेश हो चाहे मायावती हो, ये विरोध करते हैं, लेकिन इसके लिए ठोस बात इन्होंने क्या की? क्या ये हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में ये लोग गए? क्या राष्ट्रपति से विपक्षी दलों के साथ ये मिले? ये बहुत सारी चीज़ें हैं। जब चुनाव आता है तो ईवीएम पर इनका निशाना होता है। कुल मिलाकर ये देखने वाला होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि क्या इस बार बहुजन समाज पार्टी पूरी ताकत के साथ में निकाय चुनाव में उतरी है, नगर निगमों के चुनाव में उतरी है। पहले मेयर वो जरूर लड़ाते रहे, लेकिन पार्षदों में सिंबल नहीं देते रहे हैं। इस बार पूरी तरीके से बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है। तो किसका फायदा, किसका नुकसान? क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है कि इसमें फायदा और नुकसान किसका होने वाला है। बहन कुमारी मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, वो सुनिए। वैसे वर्तमान में भाजपा व पिछली कांग्रेसी एवं सपा सरकार की गलत नीतियों व जन विरोधी कार्यकलापों आदि के कारण ही यहाँ केवल दलित, आदिवासी, अति पिछड़े व मुस्लिम समाज की पसमानदा मुस्लिम समाज ही यहाँ केवल दलित, आदिवासी, अति पिछड़े व मुस्लिम समाज ही पसमानदा नहीं बना हुआ है, बल्कि आदि की भी बदहाल हुई स्थिति के कारण पूरा उत्तर प्रदेश ही एक प्रकार से पिछड़ा हुआ पसमानदा समाज बन गया है। यह खास ध्यान देने की बात ये भी है कि चुनाव में SC, ST, OBC व महिलाओं आदि के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है, तो उससे इन वर्गों के लोग पूरे तौर से सहमत नहीं हैं, क्योंकि इस चुनाव में इन लोगों के लिए आरक्षण की जो भी सीटें आरक्षित की गई हैं, तो उसमें काफी नियमों को ताक पर रख दिया गया है। मायावती पहले 2007 में जब उत्तर प्रदेश की सत्ता में आई थी लौटकर, तो उन्होंने ब्राह्मण और दलित और मुस्लिम का एक समीकरण बनाया था। इस बार वो नगर निकाय के चुनावों में दलित और मुस्लिमों का समीकरण बनाने की कोशिश कर रही हैं। उनकी बातचीत से यही लगता है कि वो ये मुद्दे उठा रही हैं। इस बीच राजनीतिक दलों ने कवायद शुरू कर दी है तेजी से। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में इस समय 14 मेयर हैं और बाकी विपक्षी दलों के 3, कुल 17 नगर निगम हैं उत्तर प्रदेश में। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के पास 14 नगर निगम हैं, लेकिन जो आरक्षण की व्यवस्था है, जो आरक्षण में बदलाव हुआ है, उससे 3 नगर निगमों के जो मौजूदा मेयर हैं उनका टिकट स्वतः ही कट जाएगा। लेकिन जो 11 नगर निगमों के मेयर हैं उसमें ये भी खबरें आ रही हैं कि उनमें 11 के 11 या 9 मेयरों के टिकट बदल जाएंगे। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि 11 के 11 मेयर बदले जा रहे हैं, क्योंकि कहीं उम्र के आधार पर, कहीं एंटी इनकम्बेंसी के आधार पर, बहुत सारे तर्क, बहुत सारी चीज़ें हैं। भारतीय जनता पार्टी की एक खूबसूरती रही है राजनीतिक प्लानिंग की कि वो जब भी उनको लगता है कि कहीं एंटी इनकम्बेंसी है, जनता कामकाज से संतुष्ट नहीं है जिस नेता के, तो वो प्रत्याशी बदल के एक तरीके से कोशिश करती है कि कम से कम उसका जो गुस्सा है पब्लिक का, उसको डाइवर्ट किया जाए। और मेयर के चुनाव में, इसमें जो नगर पालिका के चुनाव में भी, नगर निकाय के चुनाव में भी, नगर निगमों के चुनाव में भी ये प्रयोग देखने को मिल सकता है। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमने आज आमंत्रित किया है उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री राजकिशोर सिंह को। अभी कल ही उनको बहुजन समाज पार्टी ने उनके भाई को निकाल दिया है पार्टी विरोधी गतिविधियों में। उनको आज मैंने बुलाया था। उत्तर प्रदेश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार आलोक त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हैं। त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रखर प्रवक्ता मनोज यादव साहब हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत धन्यवाद मनोज जी। राघवेंद्र सिंह, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े। राघवेंद्र भाई, बहुत स्वागत। और दलितों के बारे में विशेष अध्ययन और उनकी चिंता करने वाले दलित चिंतक BL गौतम साहब हमारे साथ जुड़े हैं। गौतम साहब, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार आपका। सबसे पहले आलोक त्रिपाठी के पास जाऊंगा। आलोक जी, बहुजन समाज पार्टी के नेता मायावती ने 2-3 बड़े बिंदु उठाए। उन्होंने कहा कि जो आरक्षण हुआ है
वो राजनीतिक है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ इशारा किया है उन्होंने कि भारतीय जनता पार्टी अपने फायदे के लिए उसने आरक्षण में घाल मेल किया है। अगर दूसरी भाषा में कहा जाए, वो कह रहे हैं कि ये SC ST और OBC के लिए सूटेबल नहीं है, उसके अनुरूप नहीं है। इन वर्गों का को फ़ायदा नुकसान तो छोड़िए, इन वर्गों का जो हक है वो भी इसमें नहीं मिलता नजर आ रहा है। ये बात उन्होंने कही है। EVM पर फिर मायावती ने सवाल उठाए हैं, बहुत सारे सवाल उठाए हैं। आलोक त्रिपाठी। आलोक त्रिपाठी से मेरा सवाल है जी दुर्गेश जी, देखिए ऐसा है कि बहन जी विपक्ष की राजनीति करती हैं, उनको अपना बात अपनी मत कहने का अधिकार है, लेकिन अब तो कोर्ट ने निर्णय दिया है। कोर्ट ने इस निर्णय के चक्कर में ही पिछले 2 महीने 3 महीने समय और लेट हो गया चुनाव को लेकर के। तो अब अपना हित, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा प्लस राजनीतिक में जो नफा नुकसान होता है दलितों का आरक्षण को लेकर के, ये सब चीजें, तो ये सब चुनाव के दौरान ये सब चीजें उठती हैं और इसका अपने हिसाब से राजनीतिक जो नेता है वो फायदा और नुकसान देखते हैं। तो वो एक बड़ा मुद्दा नहीं है। मेन मुद्दा क्या है कि जो बात हो रही है कि निकाय चुनाव के पिछले कई चुनाव में देखिए हुआ कि कहा गया कि बैलेट सिस्टम होना चाहिए और उससे, तो ये सब चीजें भी हैं। तो राजनीतिक देखिए चुनाव के समय ये सब चीजें उठाना, सत्ता पक्ष अपनी बात करेगा कि मैंने सही किया, विपक्ष अपनी बात करेगा, तो विपक्ष का काम सब चीजों को कहते रहना है। लेकिन कोई ठोस आधार, कोई ऐसा निर्णय कि जिसपे उन्होंने कोई याचिका दायर की हो कि ये गलत हुआ है, तो वो एक महत्वपूर्ण होता है कि या कोई समूचा विपक्ष कहीं किसी राष्ट्रपति के पास गया हो या कहीं कोर्ट में गया हो कि चुनाव इसमें होना चाहिए, तो ये अभी तक देखने को नहीं मिला है। ठीक बात है। मैं विपक्ष के नेता मनोज यादव के पास जाऊंगा। मनोज यादव, आलोक त्रिपाठी सवाल उठा रहे हैं कि भाई चुनाव आता है, मायावती जी अखिलेश जी दोनों लोग ये बात कहने लगते हैं, और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया उसके अनुरूप आरक्षण हुआ है, उसके अनुरूप सारी चीज़ें हुई हैं, फिर कहाँ दलितों, पिछड़ों, शोषितों, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट को कहाँ हक नहीं मिला? मनोज यादव। देखिए दुर्गेश जी, ये बात स्पष्ट है कि जब हाई कोर्ट ने एक बड़ी तीखी प्रक्रिया की कि आप बिना बैकवर्ड के आरक्षण के जाके चुनाव करा, तो बीजेपी अपना सीना पीटने लगी और कहने लगे कि हम बिना आरक्षण के चुनाव नहीं कराएंगे। तो मेरा सीधा सा सवाल ये है कि जो वो लिस्ट जिसपे ऑब्जेक्शन था विपक्ष को, वो लिस्ट किसने बनाई? समाजवादी पार्टी ने, बहन मायावती जी ने, कांग्रेस ने, या आपके न्यूज के चैनल ने बनाई? वो जो आरक्षण की पद्धति लागू की थी, वो की थी तो शासन सत्ता ने किया था ना। तो किसने आरक्षण को नहीं देने का मन बनाया था? मौजूदा सरकार। और अगर उस सरकार पे लगातार सवाल पूछा जा रहा है कि आप आरक्षण का विरोध क्यों कर रहे हो, क्यों आप उनका हक खा रहे हो, तो नेता तो सभी बोलेंगे। बहन जी सबसे लेट बोली, समाजवादी पार्टी तो कोर्ट चली गई, सुप्रीम कोर्ट तक चली गई, और बहन जी तो बिल्कुल वो अंतिम, मतलब जिसे कहूं कि अंतिम में भी अंतिम व्यक्ति अगर कोई इस बात पे आवाज उठाई है तो बहन जी ने उठाई है। फिर भी हम उनका स्वागत करते हैं, इसलिए कि दलितों पिछड़ों की लड़ाई तो सबको मिलकर लड़नी है, कोई अकेले तो है नहीं कि समाजवादी पार्टी के बोलने से ही सारे अधिकार हो जाएंगे। सरकार पे दबाव इस बात का होना चाहिए कि सरकार अगर कोई हक देने की बात कह रही कि हम दे रहे हैं, तो वो पूरा है कि नहीं पूरा। मैं लखनऊ का उदाहरण देता हूँ। पार्षद की 110 सीटें हैं, महत्वपूर्ण है लखनऊ के अंदर। आपको पता है अगर 27% आरक्षण हो तो 110 में कितना हुआ? 30 सीटें। 30 सीटों में उठा के लिस्ट देखिए, क्या बैकवर्ड के लोगों को 30 सीटें मिली है क्या पार्षद के आरक्षण की? अगर आप अभी लिस्ट देख लीजिए अपने बोलिए असाइनमेंट में कि देखिए, चेक करिए लिस्ट, क्या 30 सीटें बैकवर्ड को रिजर्व है क्या? नहीं है, मात्र 20 या 21 सीटें रिजर्व। तो ये आरक्षण क्यों कम हुआ? क्या उस सारा बैकवर्ड का आरक्षण केशव प्रसाद मौर्य खाएंगे क्या उप मुख्यमंत्री बन के चुनाव हार के? कहीं ये मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है क्या? तो आवाज तो उठेगी। सरकार कितना सही जवाब देती है, कितना सही जवाब नहीं देती है, ये एक स्पष्ट बात। ठीक है मनोज जी, मैं दूसरे राउंड में आपके पास आता हूं। अब मैं BL गौतम साहब के पास जाता हूं। गौतम साहब, बहन जी ने किस बिना पे ये मुद्दा उठाया कि भाई ये आरक्षण दलितों के हित में नहीं है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और OBC के हित में नहीं, उनका इशारा है कि उनका हक मारा गया है? आप जिसकी संख्या है शेड्यूल कास्ट की, बैकवर्ड की, ST की, उतने % आरक्षण होना चाहिए। ये संवैधानिक व्यवस्था देश के संविधान में, और अगर उससे कम है तो लोग आवाज तो करेंगे ही। वही जी ने जो कहा है सही कहा है।
बहन जी इस देश की सबसे बड़ी नेता हैं और उनके वोटर जो है उनको अगर हक बराबर नहीं मिलेगा तो लोग उस पे गौतम जी, इसीलिए तो आज हम प्राइम टाइम लेकर बैठे हैं मंथन। बहन जी इतनी बड़ी नेता हैं, इसीलिए लेकर बैठे हैं। बहन जी की अपनी आवाज है, उनका वजूद है उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में। हाँ, इसीलिए तो उतना आरक्षण उतना होना, एससी को, बीसी को, एसटी को, सभी लोगों का उतना परसेंट आरक्षण जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके हिसाब से तो आदमी क्यों कहेगा? कोई भी पार्टी ने कहेगी, ना कोई व्यक्ति कहेगा। बहन जी ने कहा है तो सही कहा अच्छा है। अच्छा अच्छा, आप एक दलित चिंतक होने के नाते क्या सोचते हैं जो अब तक काम हुए हैं इसी बीजेपी की सरकार में ले लेते हैं? आप बताइए, क्या दलितों के लिए वो काम नहीं कर रहे हैं? लगातार योजनाएं चला रहे हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं। ये तो कोई सरकार हो सबके लिए काम करती है, पब्लिक के लिए काम कर, सड़क बनाएगी, कोई भी सरकार हो उस पर सभी लोग चलेंगे। वो सभी सरकारों में हुआ, चाहे जिसकी सरकार हो। कांग्रेस ने शुरुआत किया था, आज बीजेपी की सरकार है, उसी को बना रहे हैं, उसी पे लोग चल रहे हैं। उसमें विशेष आदमी का कोई तो फायदा तो नजर नहीं आ रहा है, सबके लिए सब कुछ हो रहा। ठीक बात है। मैं एक ब्रेक पर जाऊंगा और ब्रेक के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता राघवेंद्र सिंह से ये सवाल पूछूंगा कि भाई विपक्ष के मन में शंका आई कैसे कि दलितों, पीड़ितों, शोषितों, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का हक कैसे मारा जा रहा है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले 100% हो वहां। जहां जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। रोटी की कीमत बढ़ी या रूस यूक्रेन युद्ध ने बढ़ाई? पेट्रोल डीजल महंगा हुआ, क्या युद्ध भी बड़ा कारण बना? ग्लोबल मंदी का डर, भारत में भी युद्ध का असर। जेब हो रही हल्की, विश्व में युद्ध से उल्टी गिनती। दुनिया को हिंदी में देखने का जरिया एकमात्र ग्लोबल हिंदी न्यूज चैनल TV9 भारतवर्ष। अब तो सब देख रहे हैं, क्या आप नहीं? देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। वास्तव में बहुजन समाज पार्टी के नेता, उत्तर प्रदेश की 4 बार के मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती ने नगर निकाय चुनाव में आरक्षण पर क्यों सवाल उठाया है, ईवीएम पर क्यों सवाल उठाया? ये 2 बड़े सवाल हैं। आरक्षण के सवाल पर समाजवादी पार्टी ने उनकी बात को समर्थन किया और दलित चिंतक भी कह रहे हैं कि भाई ये जो काम बीजेपी कर रही है, हमने बहुत किया दलितों के लिए, सभी सरकारें करती हैं, कांग्रेस ने शुरू किया था, बाकी लोग आगे बढ़ा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राघवेंद्र सिंह हमारे साथ हैं। राघवेंद्र जी, विपक्ष के मन में यह शंका क्यों आ रही है कि भाई दलितों सब कुछ हुआ, एक बार एक्सरसाइज हुआ, फिर रिपोर्ट बनी, फिर आयोग की रिपोर्ट गई, लेकिन मनोज यादव कह रहे हैं कि भाई 30 आरक्षण, खाली लखनऊ का एक उदाहरण पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आप ले लें तो 30 सीटों पर आरक्षण होना चाहिए था पिछड़ों का 27% के हिसाब से, 20-21 सीटें उनको मिली हैं। इस तरह की परिस्थितियां क्यों बन रही हैं? इसका मतलब ये तो प्रत्यक्ष दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है।
दुर्गेंद्र जी, जी ये लोग भली प्रकार से जानते हैं शासन भी अपना काम बेहतर तरीके से कर रहा है, चुनाव आयोग भी अपना चुनाव कार्य बेहतर तरीके से कर रहा है। ये लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, पिछले 30 सालों से मैं देख रहा हूं कि नगर निकाय चुनाव में महानगरों में समाजवादी पार्टी का हो या बहुजन समाज पार्टी का हो, दोनों का सुपड़ा साफ हो जाता है। इसलिए ये इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। अभी हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र मनोज जी कह रहे थे लखनऊ में ऐसा 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 हो गया। आप क्या कर रहे हैं, घास छीन रहे हैं क्या? राज्य निर्वाचन आयोग में शिकायत करिए, न शिकायत सुने इलाहाबाद हाई कोर्ट जाइए, न शिकायत सुने सुप्रीम कोर्ट जाइए। दुर्गेंद्र जी, ऐसा कहीं कुछ नहीं है, बिल्कुल बेहतर तरीके से 27% ओबीसी को आरक्षण दिया जा रहा है और 21% जो मानक है उस हिसाब से अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण दिया जा रहा है। हमारी सरकार ईमानदारी से काम कर रही है, जो उसके हाथ में है। राज्य निर्वाचन आयोग ईमानदारी से काम कर रहा है। दुर्गा जी, याद होगा जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए थे, अखिलेश यादव ने एक आरोप लगाया था कि उत्तर प्रदेश में राज्य चुनाव आयोग ने 20% मुस्लिम और 20,000 मुस्लिम और 20,000 यादवों के वोट काट दिए थे। जब चुनाव आयोग ने उनसे लिस्ट मांगी तो बगले झांकने लगे, आज तक वो सूची नहीं दे पाए। ये परंपरा बन गई है, कभी ईवीएम के ऊपर ठीकरा फोड़ दो, ईवीएम को निशाना बना दो, कभी इस प्रकार के आरोप लगा दिए दलितों के साथ सही नहीं हो रहा है, आरक्षण व्यवस्था सही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो अच्छी तरीके से जानती है, आज की तारीख में क्या है, मैं पिछले 90 के दशक में देख रहा हूँ समाजवादी पार्टी अपवाद स्वरूप सीट जीत जाती है। आज की तारीख में 17 में से 16 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी की है नगर निगम चुनाव में। ये है कहां? ये लोग इसी प्रकार से नहीं राघवेंद्र जी, ये कहते हैं कि जहां बैलेट से चुनाव होता है वहां आप हारते हैं और जहां ईवीएम से चुनाव होता है ये जीतते हैं। ये कह रहे हैं, इनका ये गणित है। अब बहुजन समाज पार्टी के नेता और इस देश की सबसे बड़ी दलितों के नेता मायावती भी कह रही हैं कि भैया ये चुनाव समझ में नहीं आ रहा, ईवीएम से नगर निगम का चुनाव भी बैलेट से ही कराओ आप। राघवेंद्र जी, राज्य निर्वाचन आयोग से कहे जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी चुनाव थोड़े ना कराती है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी से वो कह भी नहीं रही। वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आयोग से कहा, सरकार से कहा और मशीनरी से कहा। पार्टी से उन्होंने कहा भी नहीं, लेकिन चूंकि सरकार इसी पार्टी की है इसलिए पार्टी को उसी पे सवाल हो रहा है। अरे कम से कम मनोज जी हो या अखिलेश यादव हो या मायावती हो, वो भले प्रकार से जानती है चुनाव कराने का काम भारतीय जनता पार्टी या सरकार का नहीं होता है। इन्हें कोई समस्या, हमें कोई समस्या आई नहीं। हमें चाहे ईवीएम से कराइए चाहे बैलेट पेपर से कराइए। नहीं, वो आरोप वो भारतीय जनता पार्टी सवाल ही नहीं कर रहे हैं। मैं मनोज यादव के पास जाऊंगा। मनोज यादव ये कह रहे हैं कि भाई आप लोग अगर आपको कहीं शिकायत करनी है, आरक्षण कम है तो जाइए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाइए, शिकायत करिए। भाजपा से और सरकार से क्या लेने देना उसका, वो तो आयोग है। अनम्यूट करिए मनोज जी, आवाज सुनाई नहीं पड़ रही मनोज यादव जी। मैंने अनम्यूट किया, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, दर्शक सुन रहे हैं, बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा था, मैंने एक उदाहरण दिया और वो लिस्ट बीजेपी के पास भी, मेरे पास भी और आपके चैनल के पास भी है। अगर मेरी कोई बात गलत हो तो बीजेपी के साथी का उसको समर्थन और असमर्थन करने का पूरा अधिकार है। लेकिन अगर 30 में 20 ही है, 21 ही है तो हम आवाज तो उठाएंगे। वोट के पास कौन गया था? हम ही तो गए थे ना। आपको तो मनी हाई कोर्ट ने बोल दिया था जाओ बिना बैकवर्ड के आरक्षण के चुनाव कराओ, लेकिन आपको पता चल गया कि उसका मैसेज गलत जाएगा, आप ही ने चीजें गड़बड़ की। हाँ, ये ईवीएम वाली बात स्पष्ट करता चलूं कि जो हम पे आरोप लगाया गया, समाजवादी पार्टी ने सारा डेटा चुनाव आयोग दिल्ली को मेल के द्वारा भेजा है। हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी दोनों भेजी है। अब तक कोई जवाब नहीं आया है कि ये वोट क्यों काटे गए। आप क्या हवा हवाई समझते हैं क्या? हम एक राजनीतिक दल है, कोई बात टीवी चैनल पे या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा कही दी जाए तो उसका माने होता है। आप उस पार्टी के हैं जिसके मुख्यमंत्री सदन में कह देते हैं कि 86 में 56 यादव हुए थे, और जब डेटा मांगा जाता है कि टेबल करिए रिजल्ट, तो टेबल नहीं हो पाता रिजल्ट, वो भी सदन में। तो आपके हमको पूरा विश्वास है कि आप कितना समझदार हैं, कितने सत्य हैं, इसमें हमको बताने की जरूरत नहीं। जो मुख्यमंत्री सदन में झूठ बोल सकता हो उसके प्रवक्ता। अरे वो मेल राघवेंद्र सिंह को भी फॉरवर्ड करवा दीजिएगा कल कार्यालय से, कहते हुए जो भेजा गया आयोग को, ये करें कि जवाब नहीं देते, भिजवा दीजिएगा कल। अरे कुछ नहीं, फर्जी बातें करते हैं दुर्गेंद्र जी। कहीं ना कोई ऐसा डेटा भेजा गया है, जरा सी बातों में ये लोग पत्रकार वार्ता करते हैं। एक बगुले के चक्कर में तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, एक बगुले को लेकर तो 4 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं मनोज जी आप लोग।
आप इतनी बड़ी घटना का आप लोग अरे वो बगुला, सारस को बगुला कह रहे हैं, कहाँ ले गए भाई? ये तो बड़ा पहचान का संकट है, सारस को बगुला कह रहे हैं। लेकर के दुर्गेश जी ये लोग पत्रकार वार्ता करते हैं, इतनी बड़े विषय में ये पत्रकार वार्ता नहीं करते तो व्यवहारिक चलिए, बात है। विषय परिवर्तन नहीं चाहेंगे, आज मुद्दे पर रहेंगे, समय बहुत कीमती है। मैं मनोज जी कंप्लीट करिए जल्दी से, मैं फिर गौतम साहब के पास जाऊंगा। कंप्लीट करिए मनोज जी। राघवेंद्र जी आप शांत हो जाइए। मनोज जी बोलिए। मनोज जी बोलिए। राघवेंद्र जी आपकी आवाज मिल नहीं रही है, आप कृपया रुक जाइए। मैं मनोज जी को ले रहा हूं, आपके बाद आपका कनेक्शन ठीक कराता हूं। बोलिए मनोज जी। दुर्गेन जी, मैं स्पष्ट करता चलूं कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की हैसियत से मैं जो बातें टीवी पे बोल रहा हूं बिल्कुल स्पष्ट और सत्य बोल रहा हूं। इसका निरीक्षण, परीक्षण, पुनरीक्षण सब कुछ कराया जा सकता है। हमारी पार्टी ने चुनाव आयोग को डेटा भेज दिया। हम बीजेपी को डेटा देने के स्थिति में नहीं है कि हम बीजेपी को कोई डेटा भेजेंगे कि हमारी वोट क्यों काट दी गई। विधानसभा वार हमने डाटा भेजा है। अब तक चुनाव आयोग का हम पे कोई जवाब नहीं आया। ये समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है आपके चैनल के माध्यम से। अगर बीजेपी इसमें इंटरफेयर करना चाहती, इंटरवीन होना चाहती है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि बीजेपी का क्या इंटरेस्ट है। क्या बीजेपी चुनाव आयोग है क्या, जो चुनाव आयोग की बैठ के पैरोकारी या प्रवक्ता बन के यहाँ पे बात कर रही है? हम तो चुनाव आयोग से बात किए थे। लेकिन आपसे ये है कि आप अगर आपने कहा कि हम बैकवर्ड के आरक्षण के साथ चुनाव में जाएंगे, तो मेरा सीधा आप पे आरोप है कि लखनऊ के पार्षद का जब आप आरक्षण नहीं दे पाए तो अभी कितनी विसंगतियां, इस बारे में तो चर्चा की जा सकती है। आपने माननीय हाईकोर्ट को जो सुप्रीम कोर्ट में जो आपने रिपोर्ट बैकवर्ड की रखी, उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की बात आपसे कही गई, क्यों आपने नहीं की? पहले वेबसाइट पे क्यों नहीं रखा? ये सारी बातें, सारे आरोप है। ठीक है, समाजवादी पार्टी को डिले नहीं करना चाहती है क्योंकि चुनाव होना चाहिए। चुनाव एक प्रक्रिया है जिससे कि तमाम सारी चीजें चलती हैं। अगर वो चुनाव नहीं होगा तो वो भी तो नुकसान। ठीक है मनोज जी, आप जो करना है, आपकी मंशा स्पष्ट हो गई। ठीक है, आपकी बात आ गई मनोज जी। मैं बीएल गौतम साहब के पास जाऊंगा। गौतम साहब, ये कौन से कारण हैं, क्या कैसे लग रहा है कि भाई ईवीएम में गड़बड़ी? बहन जी ने बात भी कही, अखिलेश यादव ने भी बात वही कही, लेकिन ये प्रमाण, परिणाम, ये भाजपा के लोग कहते हैं कि भाई ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं, चाहे बहन जी हो चाहे अखिलेश यादव हो, भाई इसके लिए कभी राष्ट्रपति से मिले, कभी आयोग के पास ये लोग गए। ये क्या मसला है हर बार ईवीएम? क्या इस देश, भारत देश जो है एक डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिक देश है। इसमें अगर कोई वोट देता है तो पारदर्शी होना चाहिए। एक एक आदमी को वोट देने का, एक एक वोट गिनने का अधिकार है। और ये जो ईवीएम है, ईवीएम पे लोगों को देश का कोई भी नागरिक नहीं चाहता है कि पारदर्शी चुनाव ना हो। ये चुनाव पारदर्शी नहीं है, ईवीएम से घपला होता है। मैंने देखा जिस बूथों पर सबसे ज्यादा वोट उनका था, उनका वोट 5, 4, 10 इस तरीके निकलता है। मैं भी देखता हूँ वोट डालते हैं तो ईवीएम के वजह से होता है। अगर बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए तो बिल्कुल पारदर्शी हिसाब हो। हर देश का नागरिक चाहता है कि चुनाव पारदर्शी होना चाहिए, और ये पारदर्शी ईवीएम वाला चुनाव नहीं है। ये तो इसमें बेईमानी होती है, जैसे मोबाइल हैंग कर लिया जाता है, और भी इंस्ट्रूमेंट है तमाम हैंग कर लिया, वैसे चुनाव आयोग ये सब करता है। और जो जीतने वाला आदमी उसको हरा के, जो जीतने वाला नहीं, जिसका वोट नहीं है, उसका वोट बेईमानी करके जिता दिया जाता है। सीधी सी बात। आप चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं गौतम साहब? चुनाव आयोग को आरोपित कर रहे हैं इसके लिए? तो चुनाव आयोग जिसकी सरकार होती है उसका चुनाव आयोग तो बेईमानी कर ही रहा है, उसमें कौन बड़ी बात? हर आदमी चिल्ला रहा है, गांव घर के लोग चिल्ला रहे हैं, गांव के मोहल्लों के चिल्ला है। शहर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। हर आदमी, जो वोट देने वाला आदमी है उसको तकलीफ है, जो बिना वोट के जीत जा रहा है उसको आराम है। मैं यही कह रहा हूँ कि इस देश का कोई भी नागरिक नहीं चाहता कि पारदर्शी चुनाव ना हो। कोई भी अगर चाहता हो कि चुनाव बेईमानी हो, हर आदमी चाहता पारदर्शी हो। तो पारदर्शी कराने में दिक्कत क्या है? बैलेट पेपर कौन बहुत बड़ा चुनाव है जो बैलेट पेपर चुनाव नहीं कराया जा सकता? भाई ना समय की कमी है, ना किसी तरीके की दिक्कत है, तो बैलेट पेपर से चुनाव आदमी को पता चले मैंने वोट। ठीक बात गौतम जी। मनोज यादव कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं आगे आलोक त्रिपाठी के पास जाऊंगा। मनोज यादव बोलिए। देखिए, अभी जब जिला पंचायत का चुनाव हुआ तो जिला पंचायत के चुनाव में बैलेट से चुनाव हुआ पूरे प्रदेश में, और सबसे बड़ा अगर दल कोई जिला पंचायत सदस्यों को बन के उभरा दल के रूप में तो समाजवादी पार्टी सबसे बड़ा दल।
जब 2022 के चुनाव में बैलेट जहां पे वोट पड़े थे सरकारी कर्मचारियों, वहां हम सबसे ज्यादा वोट हमारी पार्टी को मिले। तो ये बात संशय का विषय है, चर्चा करनी चाहिए। और हम करें, अगर लोकतंत्र में किसी चीज का विश्वास नहीं है तो सरकार को हटा देना चाहिए। क्या बुराई है भाई? लोगों का विश्वास होना चाहिए और आप चुनाव जीतिए, बैलेट से चुनाव जीतिए और आप दम भर के कहिए कि देखिए हमने विपक्ष को झूठा साबित कर दिया। अरे भाई वो तो कहते हैं ना कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कहते हो तो हम कैसे विश्वास दिलाएं आप लोगों को? वो कह तो नहीं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। अगर वो कह रहे हैं कहने और करने में अंतर होता। सबका विश्वास सबको नहीं दे पा रहे हैं। विश्वास अगर है तो पारदर्शी चुनाव करावें, बैलेट पेपर से करावें। अगर विश्वास लेना, ये तो आदमी के ऊपर थोपी हुई गुलाम मतलब समस्याएं हैं, जिसे अंग्रेजों ने थोपा देश पे। तमाम इस देश में तमाम लोगों ने शासन किया और अपने अपने हिसाब से सरकारें चलाई। उसी हिसाब से इस समय की सरकारें, भाई जो वोट दे रहा उसको पूरा अधिकार भारत की डेमोक्रेसी में है, उसका एक एक वोट की। ठीक बात है मनोज यादव, तो क्या गारंटी कि इससे पहले के लोग नहीं कर रहे थे ये सब? ये भी तो फिर सवाल उठेगा ना। बिल्कुल सही आपने कहा कि पहले की पार्टियों पे आरोप लगता था कि वो बैलेट लूट लेती है। क्या वो बात गलत थी क्या? अगर आरोप कोई लगाता था तो उस आरोप को सत्य माना गया, तब एक व्यवस्था बनाई गई। ये भी तो आरोप लगा कि अमुक सत्ता है, जिसकी सत्ता है वो बैलेट लूट लेता है, बैलेट अपना एक्ट उठा के अपने हिसाब से मोहर लगा लेता है। चुनाव आयोग को सुदृढ़ शक्तिशाली बनाने की बात हर दौर में 2009 में ईवीएम पर भी आडवाणी जी ने आरोप लगाया था, संदेह व्यक्त किया था, पहले भी हो चुका है बात। ईवीएम से कार्यकरी हो रही है। हर आदमी को हक है अपनी वोट को एक अपने समाज की। बारी बारी से बोलिए गौतम साहब, मनोज यादव को बोलने दीजिए, फिर मैं राघवेंद्र जी के पास जाऊंगा। गौतम साहब, मैं आपकी बारी अभी आएगी, समय है हमारे पास जी। एक बेहतरीन सशक्त राष्ट्र बनाने के लिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जो चीज है दुर्गेश जी, वो है विश्वास। लोकतंत्र में अगर जनता का किसी चीज पे विश्वास नहीं है तो उस सरकार को सबसे पहला ध्यान इस पे देना चाहिए कि विश्वास कैसे जतेगा। क्योंकि अगर इसी तरह की प्रक्रियाएं हर दिन सवाल उठते रहे तो गड़बड़ होगा। मैंने 2 उदाहरण इसीलिए जानबूझ के बताए कि जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में सबसे बड़ा दल समाजवादी पार्टी बना। और अध्यक्ष कितने हैं आपके? अध्यक्ष कितने ये भी बता दीजिए। एक भी नहीं, 2 या 3 है, 2 या 3 हमारे। लेकिन इसका नहीं, सॉरी 5 है शायद, माफ करिएगा, वो एकदम से मेरे दिमाग से स्लिप हो गया। लेकिन वो कैसे बनते हो आपको पता है, जिसकी सत्ता होती है उसके अध्यक्ष बन जाते हैं, ये भी सबको पता है। लेकिन मैं ये नहीं उम्मीद करता था कि बीजेपी इस तरह का चुनाव करेगी। बीजेपी लगता था कि ये शुचिता की बात करने वाला राजनीतिक दल है, ये बड़े स्वस्थ लोग परंपरा। ठीक है मनोज यादव, मैं राघवेंद्र सिंह के पास जा रहा हूं। अब चूंकि आपने मुद्दा ऐसा उठा दिया है, राघवेंद्र सिंह ये कह रहे हैं इनको उम्मीद थी कि बीजेपी शुचिता करेगी, लेकिन वो शुचिता नहीं की इनके मुताबिक। तो सवाल उठाएंगे ना। अब जो दूसरा चुनाव आ रहा है सवाल उठाएंगे, हल्ला मचाएंगे। आप सुने ना सुने, बहन जी ने भी हल्ला मचाया, अखिलेश भी मचा रहे हैं, दलित चिंतक गौतम साहब भी कह रहे हैं कि भैया जब अविश्वास है और आपका नारा है कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास और सबका विकास, तो विश्वास दिलाओ ना देश को, उत्तर प्रदेश को। नहीं, देखिए जिसको विश्वास दिलाना है हम लोग विश्वास दिला चुके हैं, तभी तो दोबारा हम लोग दिलाना था सरकार बनाए हुए हैं। केंद्र में हम लोग पॉजिटिव इनकम्बेंसी के साथ सरकार बनाए हुए हैं। भाई जहां इनको जो बात कहनी चाहिए वहां ये लोग नहीं कहते हैं, भली प्रकार से जानते हैं उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह करते हैं। आज की तारीख में सोशल मीडिया के जमाने में उत्तर प्रदेश और देश की जनता आज से ज्यादा योग्य है। भाई चुनाव आयोग हो, केंद्रीय चुनाव आयोग ने कहा इसमें टेम्परिंग हो सकती है, तो आइए करिए आगे इसको। कोई भी राजनीतिक दल का नुमाइंदा नहीं किया। इसी प्रकार से राज्य चुनाव आयोग ने कहा भाई आप लोग आरोप लगाते हैं तो जरा टेम्परिंग करके दिखाइए। कोई भी एक्सपर्ट दुबेन जी, कोई बड़ा एक्सपर्ट उसमें टेम्परिंग नहीं कर पाया। ये लोग आरोप लगाते गाल बजाते। क्या पहले की व्यवस्था ठीक थी? अजी मैंने वो समय देखा है जब बैलेट बॉक्स में पानी डाल दिया जाता था। अगर आपके ऊपर आपके हिसाब से चुनाव ना होता बैलेट बॉक्स लूट लिए जाते थे। ये लोग वही समय लाना चाहते हैं जिस तरीके से इटावा मैनपुरी क्षेत्र फरुखाबाद वगैरह में, मैं इसी बेल्ट का रहने वाला हूँ, मैं जानता ना कैसे चुनाव होते हैं। भली प्रकार से मैंने देखा है बैलेट पेपर से कैसे चुनाव होते हैं। ये लोग वही समय लाना चाहते हैं। अजी आपको कोई समस्या है तो चुनाव आयोग में शिकायत करिए। ठीक बात है, बजाने से क्या होता है? ठीक बात है राघवेंद्र सिंह। मैं आलोक त्रिपाठी के पास जाऊंगा। आलोक जी, विपक्ष कह रहा है विश्वास का संकट, पक्ष कह रहा कि भाई यहाँ जाओ वहाँ जाओ, जिसके पास सत्ता होती है वो कहता जाओ, जो कुछ हम का करब हम करब और तुम्हें जहाँ जाए खो जाओ। कुल मिला के शुद्ध भाषा अवधि में ये कह रहे हैं ये।
लेकिन वो विपक्ष हल्ला मचा रहा है। क्या विश्वास का संकट नहीं होता है? क्या विपक्ष, ठीक है कभी ये विपक्ष में रहे, ये हल्ला मचाते थे, आज ये दूसरे लोग हल्ला मचा रहे हैं, कल हो सकता है फिर ये हल्ला मचाते नजर आए। लोकतांत्रिक दृष्टि से कैसे देखते हैं आलोक त्रिपाठी? देखिए, विपक्ष का काम है मुद्दों को उठाना। आखिर वो मुद्दे उठाएगा कौन? सत्ता पक्ष तो अपने हिसाब से काम कर रही है। तो विपक्ष का जो मुख्य काम है वो यही काम है कि मुद्दों को उठाना, जो सही बात है या जो भी उसको लगता है कि ऐसा हो सकता है या ऐसी संभावना है, उनको जनता के बीच ले जाना, जो काम विभिन्न राजनीतिक दल विपक्ष में है वो कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये मशीन को लेकर के हल्ला बहुत समय से मच रहा है, इसकी प्रामाणिकता कैसे जांची जाए? तो कई प्रदेशों में, चूंकि मशीनें तो वही हैं, कई प्रदेशों में सरकार अन्य दलों की है, तो वो मुद्दा जो कहते हैं कि भाजपा के ऊपर जो आरोप लगता है, कई बार निर्वाचन आयोग ने भी इस बात को लेकर के सभी दलों को बुलाया कि आप इसमें चेक करिए कैसे क्या होता है। तो कहीं ये मामला खुल के नहीं आ रहा है और ये सिर्फ हल्ला मचता है। तो ये क्यों आखिर? नहीं आलोक जी, कई स्टांस भी इस देश में हुए चुनाव के दौरान। अभी हिमाचल प्रदेश में, बंगाल में थोक के भाव ईवीएम पकड़ी गई, यूपी में 2022 में बनारस में इस तरह का हल्ला मचा, बहुत सारी चीजें हुई हैं। कंप्लीट करिए आलोक जी। आलोक जी, तो ये हल्ला उसके बाद का मामला कहाँ चला जाता है? मामला तो गायब हो जाता है। तो हल्ला जो मच रहा है, आखिर चाहे अभी जो यूपी में चुनाव हुए उसमें भले ही भाजपा की सरकार आई, लेकिन कई विपक्ष के बड़े संख्या में जीत के आए, समाजवादी पार्टी के कई नेता बड़े जीत के आए। तो वो कह रहे हैं ईवीएम गड़बड़ नहीं है तो सरकार आ जाती उनकी, लुट गया वोट, ये कह रहे हैं मनोज यादव। कैसे वो हारे? कैसे जी? मनोज यादव आलोक जी कह रहे हैं भाई आप लोग खामखा हल्ला मचाते हैं, अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचाते लड़ाई? नहीं, देखिए, लड़ाई अंजाम तक पहुंचेगी, इसमें दो राय नहीं है। एक शब्द मैं इस्तेमाल करना चाहता हूं आपकी डिबेट में, ट्रांसपेरेंसी। अगर पारदर्शिता है सरकारों के अंदर या जो मौजूदा सरकार है उसके अंदर, तो पारदर्शिता में तो सब कुछ स्पष्ट दिख जाता है। लेकिन जब आप इसकी तह में जाएंगे दुर्गेश जी, तो आपको बड़े लूप होल दिखाई पड़ेंगे। मनोज भाई जल्दी कंप्लीट करिए, एक ब्रेक का इशारा और हो रहा है, 5 सेकंड में कंप्लीट करिए, फिर मैं अगले राउंड में आऊंगा आपके पास। बोलिए। बोलिए मनोज जी। मुझे लगता है कि संपर्क मनोज यादव से टूट गया है। एक ब्रेक ले रहा हूं और ब्रेक के बाद फिर ये सवाल होगा कि क्या बहुजन समाज पार्टी के पूरी ताकत के साथ लड़ने के कारण क्या समीकरण होंगे नगर निकाय चुनाव के? क्या कोई बदलाव आएगा? मैं शहरों की बात नहीं कर रहा हूँ, गाँवों की बात कर रहा हूँ, कस्बों की बात कर रहा हूँ। एक तरीके से बहुजन समाज पार्टी मेयर पर लड़ती रही है, जिला पंचायत, तमाम जो नगर पालिका के अध्यक्षों पर लड़ती रही है पहले, लेकिन पूरी ताकत के साथ नगर निगम चुनावों में पार्षदों को सिंबल, मुझे नहीं याद पड़ता कि हाल में कभी उसने दिया हो, और वो बाद में उनका जरूर उनके समर्थित लोग लड़ते थे, लेकिन सिंबल पे पार्षद या सभासद नहीं लड़ते नजर आते थे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी इस बार बहुत ताकत के साथ में चुनाव लड़ने जा रही है, ऐसा बहन कुमारी मायावती की बातचीत आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से लगा है। क्या समीकरण बनने जा रहे हैं? किसका घाटा, किसका फायदा? देखिए, ये जो चुनाव होने जा रहे हैं ये लोकल बॉडी के चुनाव। शहर भाजपा को हमेशा शहरों की पार्टी कहा जाता था और बसपा और समाजवादी पार्टी को ग्रामीण अंचल में बहुत बड़ा समर्थन मिलता था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में अगर देखें तो भाजपा ने ग्रामीण क्षेत्रों में भी अपनी पैठ बनाई है, लेकिन आज भी बसपा और सपा का ग्रामीण क्षेत्रों में अपना एक अलग वोट बैंक है, एक अपना वर्चस्व है। उसको भेदने का काम भाजपा काफी समय से लगी हुई है और काफी सफलता भी उसने प्राप्त की है, बहुत नीचे लेवल तक उसने काम किया है। लेकिन चूंकि इधर पिछले जो नतीजे आए चुनावों के, चाहे विधानसभा के चाहे लोकसभा के, उसमें बसपा और सपा की हर बार कुछ ना कुछ कारणों से हार होती रही। तो ये जो चुनाव है ये 2024 के चुनाव को लेकर के एक कहते हैं सेमीफाइनल टाइप का है कि इससे एक हमारे अंदर स्फूर्ति आएगी। तो उसको लेकर के बसपा भी चाह रही है, क्योंकि जो पंचायत के चुनाव, नगर निगम है, तो बसपा का कहीं खाता बहुत कम खुलता है। समाजवादी पार्टी सीधे टक्कर में रही है भाजपा की। नहीं, मेरठ आगरा जैसे नगरों में वहां स्थिति उसकी ठीक रही। मेरठ में बसपा का मेयर भी 1-2 बार हुआ है पहले। जी, एक आध क्षेत्र अगर छोड़ दिए, एक दो क्षेत्रों को अगर छोड़ दिया जाए तो शहरों में हमेशा भाजपा ही मुख्य मुकाबले में रही है और समाजवादी पार्टी ने ही उसको टक्कर दी है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो नगर पालिका के चुनाव है उसमें सपा और बसपा में टक्कर होगी कि कौन उसमें भाजपा को मुख्य मुकाबले में ला सकता है।
ठीक बात है, ठीक बात। मनोज यादव फिर से जुड़ गए। मनोज यादव, ये जो समीकरण गणित है, बहुजन समाज पार्टी पूरी ताकत के साथ में, सिंबल के साथ में चुनाव लड़ने जा रही। पहले मेयर या कुछ नगर पालिका के चेयरमैन इस तरह कुछ कभी सिंबल उम्बल से वो लड़ते थे, लेकिन पार्षद और सभासदों तक वो नहीं लड़ते थे। क्या नया समीकरण देख रही है आपकी पार्टी? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी अगर कस्बों में लड़ेगी, ग्रामीण जो शहरी ग्रामीण इलाके में लड़ेगी, तो वहाँ तो जाहिर सी बात है कि मुकाबला आपसे ही होता है। तो ये इसको किस रणनीति के तहत देखते हैं आप? देखिए, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के जितने भी रजिस्टर्ड और राजनीतिक दल हैं, सबको शुभकामनाएं देना चाहती है और वो चाहती है कि आप पूरी ताकत से चुनाव लड़ो। बसपा हो, कांग्रेस हो, राजभर हो, निषाद राज हो, जितने भी हैं सब खूब ताकत से चुनाव लड़े। ये समाजवादी पार्टी ये चाहती है। हम दो ध्रुवीय चुनाव नहीं करना चाहते, दो पक्ष का चुनाव नहीं करना चाहते। सारे राजनीतिक दलों को इसका अधिकार है, सबके संघर्ष है, तब वो राजनीतिक दल के रूप में स्थापित हुए। अपने पूर्वजों के द्वारा बनाई गई विरासत को ऐसे नहीं खाना चाहिए। मैं जो बात कर रहा था वो सबसे इम्पोर्टेंट थी पारदर्शिता की। क्या बीजेपी की सरकार में पारदर्शिता है? पीएम केयर फंड पे क्या हम आरटीआई लगा सकते हैं? क्या नहीं लगा सकते हैं ना? क्या पेगासस की जांच हुई? क्या नहीं हुई ना? क्या जितने भी जांच की बात विपक्ष ने की सरकार से, क्या किसी की जांच को पूरा किया इस सरकार ने? क्या नहीं किया। जो सरकार पारदर्शी ना हो, जो सरकार ट्रांसपेरेंट ना हो, वो सरकार कैसे टीवी चैनल पे बैठ के दूसरे को गलत और अपने को सही साबित कर सकती है? ठीक बात। हम किसी जो भी हमारे भी संवैधानिक संस्थाएं, सब पे हम सवाल पूछने का हक हमको समझना। मनोज भाई कंप्लीट करिए, वक्त नहीं है। मैं राघवेंद्र सिंह के पास जाऊंगा, फिर कार्यक्रम खत्म करूंगा। बोलूंगा मैं यही उम्मीद करता हूं कि बीजेपी का इसमें कोई रोल नहीं होगा। चुनाव आयोग, जब हम चुनाव लड़ रहे थे तो लगातार मांग कर रहे थे। 2022 में हमारी एक मांग नहीं सुनी गई, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक नहीं सुनी गई। ठीक बात है, ठीक बात है। राघवेंद्र सिंह, आप भी राजनीतिक दल हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चुनाव आयोग आप संचालित करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चुनाव आयोग या चुनाव कराना आपका काम है। मैं ये नहीं कहता कि आरक्षण आप तय करते हो। आप भी एक राजनीतिक दल हैं, और राजनीतिक दल की अगर एक दूसरे राजनीतिक दल की टीस है तो कम से कम संवेदना, भावनाएं तो व्यक्त कर दीजिए कम से कम, कि आप ठीक कह रहे हैं मनोज यादव। राघवेंद्र सिंह जी जी जी, नहीं देखिए, अगर कोई व्यवहारिक बात हो तो उसमें बात की जाए। ये लोग हवा हवाई तो बात करते हैं। जिस प्रकार से आरोप लगाते हैं वो निराधार आरोप होते हैं, तो उसमें कैसे संवेदना? पहले ईवीएम पे सवाल किसने उठाया था? सबसे पहले ईवीएम पे सवाल इस देश में किसने उठाया था? भारतीय जनता पार्टी ने नहीं उठाया था, आप जैसे लोगों ने उठाया। आडवाणी जी ने लगाया नहीं है। अरे राघवेंद्र भाई, आडवाणी जी ने 2009 में उठाया था भाई, आप देख लीजिएगा। लिखित में आडवाणी जी ने दिया था ईवीएम पे ऑब्जेक्शन, उठाया था, देख लीजिएगा, लिखा पढ़ी में है। नहीं हो सकता दुर्गेंद्र जी, लेकिन मैं व्यवहारिक बात ये बता रहा हूँ। तो ईवीएम के बारे में चुनाव आयोग कह चुका है, राष्ट्रीय चुनाव आयोग भी, उसमें ये लोग जाते नहीं है। भाई ये बताइए, माना आडवाणी जी ने कहा होगा, उस समय तक राष्ट्रीय चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग ने कभी भी इन लोगों को बुलाया था क्या? बड़े बड़े वैज्ञानिक आए, रिसर्चर आए, ये लोग नेता लोगों ने कहा आप आइए, टेम्पर करके दिखाइए। चलिए कंप्लीट। मैं फाइनल कमेंट के लिए जाऊंगा दलित चिंतक बीएल गौतम साहब का। गौतम साहब, क्या होना चाहिए, और दलित और पिछड़ा अपने आप को ऐसी परिस्थिति में कहां खड़ा पाता है? 20 सेकंड में, मैं उसके बाद कार्यक्रम खत्म करूंगा। बीएल गौतम जी, देखिए, कहने का मतलब चुनाव आयोग सरकार का अंग होता है, चाहे उस सरकार केंद्र की हो चाहे स्टेट, और चुनाव आयोग अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता, सरकार के इशारे पे सारा कुछ होता है। मेरा हिसाब, भारत का संविधान ये देता है इजाजत कि देश में चुनाव पारदर्शी होना चाहिए। हर आदमी को अपनी वोट का देने का हक है और उसको वोट पता चले मैंने वोट किसको दिया है। ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है। विश्वास में लेना इस देश में वोटर को हो, समाज को हो, वो है नहीं। हर समाज 90% लोग दुखी हैं, वो चिल्ला रहे हैं कि मेरा वोट कहाँ चला जाता है। सरकार अपने हिसाब आंकड़े तय करती है, तो ठीक बात है। बहुत शुक्रिया गौतम साहब, बहुत शुक्रिया आलोक त्रिपाठी जी, मनोज यादव जी, राघवेंद्र सिंह जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। कुल मिलाकर आज के मंथन में यही बात निकली कि इस देश का हर व्यक्ति चाहता है कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव हो। व्यक्ति को ये तो हक है कि वो अगर वोट दुर्गेंद्र चौहान को देता है तो वो मनोज यादव को कैसे पड़ जाता है, ये संदेह है।
ये जानने का हक प्रत्येक व्यक्ति को हो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।